तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम लोग पढ़ रहे थे लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख रहे थे। उसमें कई सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। सभी गवर्नर जनरल के बारे में हमने देख लिया था। जितने भी तरह के विद्रोह हुए अंग्रेजी शासन में वो सब देख लिया। अब आज पढ़ेंगे हम लोग 1857 ईस्वी की महान क्रांति। जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन लुसेंट से बनते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग ध्यान से। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जो बना था वो चर्बी वाला कारतूस बना था, क्योंकि वो जो उस टाइम एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता था तो उसमें जो कारतूस भरा गया था उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो अफवाह फैल गई या जो भी हुआ हो, रियलिटी रही हो या अफवाह रही हो, तो ये लोगों ने कहा कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है। तो इससे जो सिपाही थे उन्हें हर्ट हुआ, तो वो लोग अपना विद्रोह शुरू कर दिए। तो चर्बी वाले कारतूस के कारण ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, जो चर्बी वाला कारतूस ही बना था। शुरुआत तो यहीं से हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तो क्या हुआ, जब अफवाह फैली थी कि अफवाह या सच जो भी रहा हो, जब फैला था कि मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे, बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट कर मना कर दिया। मना कौन किया? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने मना कर दिया। तो लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी उन्होंने। फलस्वरूप फिर उनको गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था और मंगल पांडे का जो इन्फेंट्री से संबंध था वो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी से 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरुआत हुई क्रांति की। इसी दिन सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की। आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम स्टर्न थे, जो लिबरल पार्टी से थे। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पॉम स्टर्न थे, जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे। एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीय की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई कि किसी भी सैनिक को ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा, भारतीय सैनिक को ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का जो अनुपात रखा गया था वो 1:2 का रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 का रखा गया था। आगे दिया गया है 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। जो इतिहासकार थे उस समय के, उन्होंने अपना अपना मत दिया। तो चलिए वो लोग क्या क्या कहें देखते हैं। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? बीडी सावरकर ने बोला। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने बोला? डिज़रायली ने बोला। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने बोला? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने बोला। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच षड्यंत्र था। यह किसने बोला? जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने बोला? टी.आर. होम्स ने बोला कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये कौन बोला? L.E.R. रीज ने। इसमें से 2-3 ठो इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। ये एक इम्पॉर्टेंट है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, जॉन लॉरेंस सीले ने बोला था। इम्पॉर्टेंट है। हिंदू मुसलमान के बीच षड्यंत्र है, ये जेम्स आउट्रम। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। 3, 4, 5 जो भी दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने में अंग्रेज की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गईं और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ठीक है, एक नोट दिया है। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पहला पद सूबेदार का था। भारतीयों को सेना में अगर ऊंचा से ऊंचा पद कोई प्राप्त होता था तो वो सूबेदार का पद था। आगे, यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। यूरोज जब रानी लक्ष्मीबाई से रानी लक्ष्मीबाई यूरोज से जब लड़ रही थी तो उनकी वीरता से प्रभावित होकर यूरोज ने बोला कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ये किसने बोला था? यूरोज ने। किसके लिए बोला था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। आगे यहाँ दिया हुआ है कुछ केंद्र थे महान क्रांति का। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसके जो केंद्र थे वो देखते हैं। चार्ट दिया हुआ है। दिल्ली में हुई थी। बहादुर शाह जफर बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली में हुई थी 1857 की क्रांति। किस डेट को हुई थी? 12 मई 1857 ईस्वी को। इसमें निकलसन मारा गया था एवं हडसन मारा गया था। हडसन एवं निकलसन थे, जिसमें से निकलसन मारे गए थे। और तिथि क्या? विद्रोह दबाने की तिथि क्या थी? 21 सितंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह दबाने की तिथि थी। आगे देखते हैं। कानपुर में यह विद्रोह कब हुआ था? कानपुर में विद्रोह हुआ था नाना साहब, धुंधुपंत, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए थे। 5 जून 1857 ईस्वी को यह विद्रोह हुआ था। कैम्पबेल ब्रिटिश नायक था विद्रोह दबाने वाला। विद्रोह दबाने की तिथि 6 सितंबर 1857 ईस्वी थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। मोहम्मदी खातून 4 जून 1857 को हुआ था। हेनरी लॉरेंस मारा गया था लखनऊ में। और कैम्पबेल एक ब्रिटिश नायक थे जिन्होंने विद्रोह दबाया था लखनऊ का। मार्च 1858 में यह विद्रोह दबा था लखनऊ का। आगे झांसी में विद्रोह हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा। जून 1857 ईस्वी को झांसी में हुआ।
यूरोज ब्रिटिश नायक था विद्रोह दबाने वाला। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को यह विद्रोह झांसी का दब गया। और आगे क्या दिया है, इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली। 1857 ईस्वी को हुआ था विद्रोह। कर्नल नील विद्रोह दबाने वाले नेता नायक रहे हैं। 1858 ईस्वी को विद्रोह दब गया था इलाहाबाद का। आगे जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। अगस्त 1857 ईस्वी में हुआ था विद्रोह। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर विद्रोह दबाने वाले नायक रहे। 1858 ईस्वी में दब गया था। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। 1857 ईस्वी में हुआ। हडसन विद्रोह दबाने वाले नेता रहे। 1858 ईस्वी में दब गया था विद्रोह। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला 1857 ईस्वी को हुआ। कर्नल नील विद्रोह दबाने वाले नायक रहे। 1858 में विद्रोह दब गया। फतेहपुर में अजीमुल्ला थे। 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ। जनरल नेरड विद्रोह दबाने वाले नेता रहे। 1858 में विद्रोह दब गया। आगे देखते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। जब वो पकड़ा गए थे तो सिंधिया के सामंत मान सिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया था तात्या टोपे को। फिर अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी को और मृत्यु 1879 ईस्वी को नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया था, काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में। आगे अगला चैप्टर दिया है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अब सभी वन लाइनर दिए होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ये बुक का नाम देख के पूछ लिया जाता है कि ये किसकी बुक है, तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है जिनमें धन के निष्कासन से संबंधित सिद्धांत दिए गए थे। आगे देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 ईस्वी। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस पूरे बंगाल में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षा दिवस मनाने की घोषणा की। हिंदू मुसलमानों ने आपसी एकता प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के हाथों में धागे बांधे। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। आगे एक नोट दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आगे,
आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आगे, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पूना एवं बम्बई में तिलक एवं पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। पूना एवं मुंबई में तिलक ने किया था एवं पंजाब में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निकाले गए प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे? देखते हैं। वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का यह समाचार पत्र या अखबार अरविंद घोष द्वारा निकाला गया था। वंदे मातरम को अभी इस वर्ष 150 वर्ष पूर्ण हुए। आगे देखते हैं। 1975 ईस्वी में जब गाया गया था तब से लेके अभी तक वंदे मातरम को 1975 ईस्वी में अभी 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं वंदे मातरम को। अब आगे, युगांतर बंगाल से प्रकाशित यह समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध था। दी बंगाली यह समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया। अमृत बाजार पत्रिका यह समाचार पत्र शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित किया गया। संध्या इसका प्रकाशन बारिंद कुमार घोष ने किया। हमने बोल दिया था वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए, जो 1975 में नहीं 1875 में गाया गया था, तब जाके 150 वर्ष पूर्ण हुए 2025 में। आगे कहाँ थे? अच्छा, इसका प्रकाशन बारिंद कुमार घोष ने किया था संध्या का। अमृत बाजार पत्रिका दी बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रकाशित किया था। अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार घोष ने प्रकाशित किया था और संध्या को बारिंद कुमार घोष ने प्रकाशित किया था। आगे, 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वराज की मांग पहली बार किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, जब वो 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तभी। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। वैसे तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, लेकिन जो मांग की थी स्वराज की पहली बार वो दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ इसलिए नोट करके दिया हुआ है। आगे, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? रासबिहारी बोस ने। आगे, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। आमार सोनार बांग्ला स्वदेशी आंदोलन के समय में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कौन सा? आमार सोनार बांग्ला। आगे, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने। आगे दिया हुआ है एक चार्ट, देखते हैं। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन, देखते हैं। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गिड़गिड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा।
उनको 2 मिनट मिला था बोलने के लिए। उन्होंने अपने संबोधन में क्या बोला? अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया। इससे उनकी तालियों की जो गड़गड़ाहट थी, उनका इतना जोरदार स्वागत हुआ वहाँ, जिससे कि भारत को सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया गया। इसलिए उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। आगे 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी में भारत आई। एनी बेसेंट वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। तो ऐसा एनी बेसेंट ने बोला था। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। किसके मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी? अब्दुल्ला सेठ के। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। आगे देखते हैं क्या दिया है। ये तो एक चार्ट था जो हम लोगों ने देखा। आगे दिया है बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था। तो बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन क्या था? अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र पी मित्रा इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था इसका मुख्यालय। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास एवं अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे। अरविंद घोष सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्यता थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। तो अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1906 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि खून का बदला खून। आगे चलकर बारिंद कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो जाए। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके बिना छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखा। हेमचंद दास कानूनगो को कहाँ भेजा गया था? पेरिस, जहाँ उन्होंने बम बनाना सीखा। आगे देखते हैं बारिंद कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 ईस्वी में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति
गैर कानूनी घोषित कर दी गई। 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। क्या डेट थी? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे कम उम्र में फांसी किसको दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं खुदीराम बोस, जिनको 18 वर्ष की अवस्था में ही फांसी दे दी गई थी। इनको जिस दिन फांसी दी गई थी, क्या डेट थी? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है खुदीराम बोस के बारे में, चलिए देखते हैं। खुदीराम बोस के बारे में देखते हैं, चलिए। खुदीराम बोस जन्म 1889 ईस्वी, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा। खुदीराम बोस के मुकदमे का जज था कर्णडप। सरकारी वकील मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 ईस्वी। ये आप लोग याद रखिएगा इस डेट को। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जो हाथ में गीता लेकर फांसी पर खड़े हुए थे। ठीक है, खुदीराम बोस के बारे में हमने पढ़ा। एक और यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कांग्रेस की कुछ विशेष टिप्पणियां से, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। किस गवर्नर जनरल ने क्या बोला था कांग्रेस को लेके, तो दिया हुआ। चलिए देखते हैं चार्ट में। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई थी, जिसमें से डफरिन ने बोला था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ बीपीएससी के जितने बीपीएससी से जो टीचिंग एग्जाम्स हो रहे हैं, TRE 1, 2, 3 मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सीधे सीधे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से तो आते ही हैं। बाकी 3-4 क्वेश्चन लूसेंट से भी मॉडर्न हिस्ट्री की मिल जाती है सीधे सीधे। ये डफरिन वाला, कर्जन वाला क्वेश्चन मतलब जो भी प्राइमरी का एग्ज़ाम, मिडिल का एग्ज़ाम या 9 to 12 का एग्ज़ाम में भी टीचिंग में पूछ लिया गया है। मतलब 2-3 एग्ज़ाम जो भी हुए TRE 1, 2, 3 में, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो पेपर देखे थे तो ध्यान है तो बता दे रहे हैं। तो ये डफरिन वाला क्वेश्चन दिया था। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने। कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी यही इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन ने। आगे अरविंद घोष ने बोला था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। आगे अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने बोला था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। विपिन चंद्र पाल ने बोला था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ये नहीं कह सकते कि इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने लोगों ने जो भी बोला है कांग्रेस के बारे में, सारी लाइन्स इम्पॉर्टेंट है। किसी का पूछ लिया जाता है कि किसी बार एग्जाम में विपिन चंद्र पाल ने क्या बोला था, ये पूछ लिया जाता है, या फिर ये दे के पूछ लिया जाता है कोर्ट्स की कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने बोला था? डफरिन ने बोला था या कर्जन ने बोला था। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे, बार बार रिवीजन किए रहेंगे, तो आप सही ऑप्शन तक चले जाएंगे, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। खुदीराम बोस की फांसी मिली थी, वहाँ तक हम लोग देखे थे। आगे खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद कुमार घोष थे। युगांतर दल के नेता कौन थे? बारिंद कुमार घोष।
अब इसके बाद एक षड्यंत्र केस दिया गया है, देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैयालाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ऑरेविले स्थापित कर लिया। जब इनके साथियों को फांसी की सजा हो गई तो अरविंद घोष छोड़ दिए गए थे, तो फिर इन्होंने सब चीज़ों से संन्यास लेकर पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया। आश्रम का नाम था ऑरेविले। आगे महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। तो अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित किया? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में। महाराष्ट्र की संस्था है। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापड़ बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। जो बम बनाने सीखने गए थे, पेरिस गए थे। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को नासिक के विजयानंद थिएटर में एक मराठी नाटक शारदा का मंचन हो रहा था। जो ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी, गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में और दैनिक पत्र केसरी मराठी में नाम के 2 पत्रों का नवजागरण प्रारंभ किया। किसने? मराठा और केसरी 2 पत्र हैं, ये किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मराठा किस भाषा में है और केसरी किस भाषा में। तो ऐसे मराठा नाम देखने से लग रहा है कि मराठी में होगा, लेकिन ये अंग्रेजी में है और केसरी मराठी में है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में गणपति कितना फेमस है आप लोग भी जानते होंगे। तो ये किसने प्रारंभ किया था? तिलक ने 1853 ईस्वी में गणपति व शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने के बाद तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? दावर। आगे देखते हैं, नोट देखते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, जिसके लिए
तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। ये जो बुक का नाम बीच बीच में दिया है ना, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन बुक से पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है। खैर अभी पीछे तो सारी बुक्स की लिस्ट एक ही साथ आएगी, लेकिन ये जो एक एक करके दिया हुआ है कि इनकी बुक ये है, इनकी बुक ये है, तो यहाँ से भी आप लोग याद करते जाइए, तो जो लिस्ट आएगी वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। तो ये भी पूछ लेता है, तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल की बुक का क्या नाम है? इंडियन अर्नेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स की हत्या कर दी। महाराष्ट्र क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक परांजपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। आगे देखते हैं। देखिए, न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र सन 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। तो न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खान को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। आगा खान को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। आगे देखते हैं। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। तो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम कौन किया था? भीखाजी रुस्तम कामा ने। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 1910 ईस्वी में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ दास, जीडी कुमार ने की थी। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। तारकनाथ दास कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की और स्वदेश सेवक गुरुमुखी समाचार पत्र का प्रकाश। आगे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन
इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इसी दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। नंबर 1, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। आगे 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना कब की? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। आगे देखते हैं। हल्का सा ब्लर है, यहाँ पे पढ़ने का कोशिश करती हूँ। कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना 1914 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। नोट दिया है, देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे महाराष्ट्र में की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो 1916 में जो समझौता हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा, जो कि अंग्रेजी में था, केसरी, जो कि मराठी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अड्यार, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार
एनी बेसेंट ने अपने दैनिक न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। आगे एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका यूएसए में मैडम एचपी ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ओलकॉट ने की थी। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और इसकी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की और 1907 में इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार मद्रास या चेन्नई में अध्यक्ष पद संभाला। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके सौद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो चंपारण में जो नील की खेती के लिए परेशान किया जाता था किसानों को, तो वहाँ के जो थे क्या नाम था उनका, यहीं पे दिया हुआ था, सॉरी, हाँ, शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ला जी, इन्होंने चंपारण आने के लिए गांधी जी को न्योता दिया था। तो गांधी जी ने आए थे और वहीं पे चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए आगे देखते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी थे, बृजकिशोर प्रसाद थे, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी एवं नरहरि पारिक, मजहरूल हक एवं एनजी रंगा भी थे। तो इतने सारे लोग गांधी जी के साथ में थे। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। हुआ क्या था कि जब गांधी जी वहाँ सत्याग्रह के लिए गए तो अंग्रेज किसी बहाने से उन्हें खाने पे बुलाया और वहाँ पे जो बतक मियाँ थे वो खाना बनाने वाले थे, तो भोजन बनाने वाले थे। तो अंग्रेज़ों ने उन बतक मियाँ को बोल दिया था कि जहर डाल के गांधी जी को खिला देना है, लेकिन बतक मियाँ ने किसी तरह से गांधी जी की जान बचाई, गांधी जी को जहर नहीं दिया, नहीं तो अंग्रेज़ों का तो पूरा प्लान था। चलिए आगे देखते हैं। नोट दिया है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। आगे मॉन्टेग्यू घोषणा दिया हुआ है, देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। पहला, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा
भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। आगे तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या बोला था? सूर्यविहीन उषा काल। आगे 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। नोट दिया हुआ है, देखते हैं। 21 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑटक की स्थापना की। ऑटक की स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एन.एम. जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। इस एक्ट में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति थी। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल आर.एस. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सर चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन
प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को सी.आर. दास ने प्रस्तावित किया। आगे, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इसी समय महात्मा गांधी बारडोली में थे। आगे, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिन नाथ सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सचिन नाथ सान्याल ने। कब किया था? 1924 ईस्वी में। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। आगे काकोरी कांड के बारे में दिया हुआ है, उससे पहले एक चार्ट दिया है, देखेंगे, छोटा सा है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी, देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी के बारे में। पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जन्म स्थान भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। जन्म तिथि है 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। पिता हैं पंडित सीताराम तिवारी, माता हैं जगरानी देवी। शहीद स्थल है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। शहीद की तिथि क्या है? 27 फरवरी 1931 ईस्वी। संबंधित संगठन नौजवान सपा। कृति कौन सी है? किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब आगे देखते हैं काकोरी कांड के बारे में। क्या था काकोरी कांड? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इस कांड में ट्रेन की चेन खींचकर राजेंद्र लाहिड़ी ने रोका था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खान को 19 दिसंबर 1927 को एवं राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। नोट दिया है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन डे। आगे देखते हैं। संभवतः अशफाकुल्ला खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए साइमन कमीशन के आते ही इसका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, सारे के सारे अंग्रेज थे। आगे 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया और मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। अंबेडकर ने 1927 में ही समता सैनिक दल की स्थापना की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को की थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। आगे 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। वैसे तो साइमन कमीशन का सभी ने बहिष्कार किया था, लेकिन 2 पार्टी ऐसी थी जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। पहली क्या थी? जस्टिस पार्टी। दूसरी क्या थी? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। आगे भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। सैंडर्स को गोली मार दी। आगे पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। ठीक है, आगे एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है? कांग्रेस की 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इम्पॉर्टेंट भी है, पूछता भी है एग्जाम में कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था, किस सन में किया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो ये पूछ लेता है। तो आप लोग इसको याद कीजिए कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। तो कांग्रेस का जो 1929 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था, जो लाहौर में हुआ था, वहीं पे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 गांधी जी सहित 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किमी दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से, पेरिस यात्रा से और मुसेलिनी के रोम मार्च से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना की थी। किससे किससे की थी? नेपोलियन के एल्वा से, पेरिस यात्रा से और मुसेलिनी के रोम मार्च से की थी। ठीक है, आगे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय व सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। मतलब बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ था। आगे चलिए आगे देखते हैं। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी समय क्या कहा गांधी जी ने? क्या कहा था? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। आगे देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी एस.एस. राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे। गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? एस.एस. राजपुताना से। बेसेंटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। और जब इटली के पोत से भारत लौटे थे तो वो पोत का क्या नाम था? बेसेंटियाना। एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। आगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जब से शुरू हुआ, जब खत्म हुआ, तब तक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस नहीं गई थी, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे। इनको अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए लंदन में बुलाया गया था। आगे देखते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। किसको किसको दी गई थी? सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी।
राहुल सांकृत्यायन ने इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। आगे एक चार्ट दिया हुआ है किसान सभा से जुड़ा हुआ, देखते हैं। किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरीशंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी से संबंधित थे। फरवरी 1928 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती संपादन किया था 11 अप्रैल 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा 1939 ईस्वी। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू ने 1920 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड है, ये बीपीएससी टीचिंग एग्जाम्स में और बीपीएससी 71वीं बीपीएससी जो हुई थी वहाँ भी पूछा गया था, 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो बीपीएससी के सभी एग्जाम्स में और बिहार एसएससी के सभी एग्जाम्स में, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स में यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जरूर ही देता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर पूछ देता है बिहार प्रांतीय किसान सभा से कौन संबंधित था स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सन पूछ देता है कौन से सन में, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रांतीय किसान सभा एनजी रंगा 1928 ईस्वी में। भारतीय किसान संघ श्री दत्तोपंत ठेंगरी 4 मार्च 1979 ईस्वी को। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन किए। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी द्वारा जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, और इधर से सुभाष चंद्र बोस थे प्रत्याशी। पट्टाभी सीतारमैया के जो प्रत्याशी थे उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे 1939 ईस्वी में। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। पूछ लेता है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसका गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ऊधम सिंह ने क्योंकि माइकल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, इसलिए ऊधम सिंह ने उनको गोली मार दिया। आगे, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरी सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। किसने मांग किया था? जिन्ना ने। नोट दिया है, देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। आगे देखते हैं क्या दिया है। 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
उन्होंने अगस्त घोषणा में ऐसा आश्वासन दिया था मुसलमानों को कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। इस प्रस्ताव को कब वापस लिया गया था? 1942 ईस्वी को। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने वर्धा में 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। तो गांधी जी ने करो और मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। आगे 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो हावर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा चलाया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा, वैसे ही 9 अगस्त की सुबह को सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को और कांग्रेस के जो भी बड़े नेता महत्वपूर्ण नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया कि आंदोलन विफल हो जाए। आगे गांधी जी को पूना के आगा खान महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खान महल में रखा गया, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में अरुणा असफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। अरुणा असफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। आगे देखते हैं उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और वी.एम. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। तो भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, इसका विरोध किसने किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने और मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। आगे देखते हैं इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की वाई.वी. चौहान की सरकार। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1944 में
द वे आउट ऑफ पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आगे, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आगे, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। आगे, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथिनप्पन थी। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आगे, 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। आगे, 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। चलिए नोट देखते हैं क्या दिया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में 1897 ईस्वी को। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरोड़ा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई एवं केन काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली और देखते हैं बम्बई, लाहौर, दिल्ली उसके बाद में भी यह शीघ्र फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। इनकी मांग बस इतनी सी थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिक जो हैं उनसे बराबरी का व्यवहार किया जाए, भेदभाव न किया जाए किसी प्रकार का, लेकिन भेदभाव ही होता था। चलिए आगे देखते हैं, शाही नौसेना का विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी।
कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज की कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज की कैदियों को रिहा करो, ये सब नारा कहाँ लगा था? नौसेना विद्रोह में। आगे, इसके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड था। एक नोट दिया है, देखते हैं। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे एवं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को, कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किस डेट को मनाया था मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? 16 अगस्त 1946 को। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 ईस्वी से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। तो माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 ईस्वी को। आगे देखते हैं। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। आगे देखते हैं।
प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मेडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। बहुत कम लोगों ने विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। तो 14 अगस्त को किसकी स्थापना होगी? पाकिस्तान की, और 15 अगस्त को भारत की स्थापना। नोट: भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। चलिए आगे देखते हैं। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे, गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पूरे 11 फरवरी 1933 ईस्वी को गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदेव ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरूल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। किस सन में? 1893 में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू शायर और समाजसेवी थे। उन्होंने इस नारे को अपने लेखन में इस्तेमाल किया था। बाद में यह नारा भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। भगत सिंह ने 1929 में दिल्ली की विधानसभा में बम फेंकते समय इसे जोरदार तरीके से बुलंद किया था, जिससे यह नारा और प्रसिद्ध हुआ। इंकलाब जिंदाबाद का असली मतलब है क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। आगे, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा। महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। हाली पद्धति गुजरात के बारडोली क्षेत्र में कलिप्राज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के वगलीपराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और कलिप्राज वनवासी की उपाधि ही आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरोजियो था। कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो के प्रस्ताव को पारित किया। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। आगे, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने किप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है।
आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। अंबाबाई का संबंध कर्नाटक राज्य से था। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी। ठीक है, हमने ये सब देखा, बुलेट पॉइंट्स जो दिए थे वो भी देख लिए। अब आगे दिया है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। आगे ऐसे ही चार्ट बना बना के सब पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट जो भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।